वेलकम टू माय डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सीडेंटल एकेडमिशन। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जून 2025 के फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के पूछे गए सारे क्वेश्चन का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे सॉल्यूशन के साथ में, और साथ में ये भी देखेंगे कि कितने कितने क्वेश्चंस जो हैं रिपीटेड आए हैं एग्जामिनेशन में, और क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस आए, हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते थे और कितने क्वेश्चंस को हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे। तो आइए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो पहला क्वेश्चन ये फाइनेंस का है, इसमें मैचिंग का क्वेश्चन है ये। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू फॉर एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन्युटी। तो इसको हमको मैच करना है। प्रेजेंट वैल्यू का जो फार्मूला है, हमको पता है कि प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या है। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला जो होता है कैश फ्लो डिवाइड बाई 1+r⁻t। यहाँ t क्या है, टाइम है, ईयर है, इसको n से भी डिनोट करते हैं। और 1+r, r क्या है, रेट ऑफ द इंटरेस्ट है, रेट ऑफ द रिटर्न है। तो इसको यहाँ पे हम r जो है, ये फार्मूला आपका प्रेजेंट वैल्यू का है, तो a को हम 2 से मैच कर सकते हैं। ठीक है। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला जो है कैश फ्लो इंटू 1+r⁻n। कैश फ्लो को हम 1+r⁻n से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फ्यूचर कैश फ्लो आ जाएगा। तो फ्यूचर कैश फ्लो यानी B1, A2 और B1 ऑप्शन 1 में आ रहा है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला जो है ये 4 है। R रिटर्न रेट इंटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स, आई है यहाँ पे, इंटरेस्ट है, और यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ ईयर्स है या पीरियड कहिए इसको। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला है आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स ये। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग का डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स क्या है, इसके क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि 2 प्रकार के टेक्निक्स होते हैं कैपिटल बस्टिंग में, डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटेड। तो डिस्काउंटेड टेक्निक का मतलब ये होता है कि वह टेक्निक जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, यानी टाइम वैल्यू फॉर मनी को कंसीडर करता है, तो उसको हम डिस्काउंटेड टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग कहते हैं। जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है उसको नॉन डिस्काउंटेड कैपिटल बस्टिंग कहते हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करने वाले हमारे जो मेथड्स हैं वो है नेट प्रेजेंट मेथड, एनपीवी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसको हम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी कहते हैं या कॉस्ट बेनिफिट इंडेक्स कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डी और ई। पेबैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है नॉन डिस्काउंटिंग मेथड है कैपिटल बस्टिंग का। अगला क्वेश्चन है, द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन 2 गुड्स ए एंड बी इज -0.8। इफ द प्राइस ऑफ गुड बी राइज बाई 20%, हाउ विल द डिमांड फॉर ए चेंज। तो यहाँ पे ये कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के सेंस में है, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है, और कॉम्प्लीमेंट्री का जो प्राइस इलास्टिसिटी होता है वो माइनस में होगा, यानी एक प्रोडक्ट का प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरे का जो है डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। जैसे टी एंड कॉफ़ी को आप ले सकते हैं, पेट्रोल और कार को ले सकते हैं। अगर पेट्रोल का दाम हाइक होते जाएगा तो कार का प्राइस डाउन हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का केस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 0.8 को यहाँ पे सिंपली हम 20 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा, यानी 60% जो हमारा डिमांड फॉल हो जाएगा, यानी डिमांड जो है 60% चेंज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए, -60% इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द डिमांड। आप फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कीजिए जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी अफेक्ट करता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर बिल्कुल डिमांड को अफेक्ट करता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर बिल्कुल डिमांड को अफेक्ट करता है, ये साइज ऑफ द पॉपुलेशन, मार्केट साइज बिल्कुल डिमांड को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, बी, सी, डी ऑल।
A company produces and sells 10,000 toys. The selling price per toy is 500. Variable cost is 200 per unit and fixed operating cost is 25 lakh. Calculate operating leverage. यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल्स करती है 10,000 टॉयज़ का, सेलिंग प्राइस पर टॉयज़ दिया हुआ है 500, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 200 पर यूनिट और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टोटली दिया हुआ है 25 लाख। हमको ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करना है। इसका आंसर जो होगा 6 टाइम्स होगा। आइए देखते हैं, मैंने कैलकुलेट किया है सॉल्यूशन इसका। गिवन है 10,000 यूनिट सेल्स, सेलिंग प्राइस 500 पर टॉयज़, वेरिएबल कॉस्ट 200 पर टॉयज़, फिक्स्ड कॉस्ट 25 लाख। तो सेल्स का अमाउंट निकालने के लिए हम 10,000 टॉयज़ पर यूनिट में हम गुना कर देंगे 500 पर यूनिट से, तो हमारा 50 लाख हो जाएगा सेल्स अमाउंट। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट VC, 10,000 इंटू 200 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है 10,000 यूनिट से टॉयज़ का, तो 20 लाख हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। इसमें से कंट्रीब्यूशन को जब हम लेस करेंगे 30 लाख कंट्रीब्यूशन को लेस कर देंगे, तो हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट ये इसमें जो 20 लाख लेस हो जाएगा, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा 30 लाख। 30 लाख कंट्रीब्यूशन में हमको पता है कि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इंक्लूड होता है, तो यहाँ पे जब हम फिक्स कॉस्ट निकाल देंगे यहाँ पे, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 लाख, तो हमारा जो EBIT निकल करके आएगा 5 लाख। और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपन EBIT, यानी कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे EBIT से, तो कंट्रीब्यूशन मेरा निकल कर आया 30 लाख और EBIT निकल कर आया 5 लाख। 30 लाख को हम जब 5 लाख से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 6 टाइम्स, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर 6 टाइम्स होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पीछे आ चुका है ये सारे क्वेश्चंस, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नो स्टोर अकाउंट, वो स्टोर अकाउंट, बीड एंड ऑफर। जैसे अगर आपको नो स्टोक वो स्टोक नहीं पता है, केवल बीड और ऑफर का आपको पता है, बीड रेट ऑफ और ऑफर रेट, यानी बीड और आस्क रेट जो हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस में। तो यहाँ पे बीड का मतलब क्या हुआ कि प्राइस एट विच द डीलर इज विलिंग टू बाई अनदर करेंसी, यानी जो फॉरेन करेंसी का जो डीलर है वो उसका वह प्राइस, जो उस प्राइस पे फॉरेन करेंसी के डीलर फॉरेन करेंसी को बाई करना चाहता है, उसे बीड रेट कहते हैं। यानी सी का 3 देखिए 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में नहीं है, तो यानी 2 ऑप्शन जो है ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 को एलिमिनेट करके हटा देंगे। अब देखते हैं ऑफर का रेट क्या है, प्राइस एट विच द डीलर इज विलिंग टू सेल अनदर करेंसी। ये ऑफर जो होगा इसका डी का ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा 2, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। ए को मिलाएंगे नो स्टोर अकाउंट। नो स्टोर अकाउंट मतलब हमारा इंडियन बैंक का जो अकाउंट्स है किसी फॉरेन कंट्री के अकाउंट में, यानी स्विस फ्रांस अकाउंट है विथ बैंक इन स्विट्जरलैंड। नो स्टोर को हम ऑप्शन 2 से मिलाएंगे और वो स्टोर को हम ऑप्शन 1 से मिलाएंगे। अकाउंट हेल्ड बाई ए फॉरेन बैंक विथ लोकल बैंक, यानी फॉरेन बैंक का अकाउंट कोई लोकल बैंक के साथ में है तो उसको वो स्टोर अकाउंट कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेज फ्रॉम द 100 to 60 पर यूनिट इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड in 1.5 and the original quantity demanded in 30 units, what will be the new quantity demanded। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राइस का जो है प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज कर रहा है, 100 से 60 हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो दिया हुआ है वो निकाल कर दिया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू में, जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं 1.5। ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड जो है 30 यूनिट्स है, यानी प्राइस घटने के पहले जो डिमांड ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड था, जब प्राइस 100 था तो 30 यूनिट्स था। व्हाट विल बी न्यू क्वांटिटी, हमको Q1 निकालना है, यानी न्यू क्वांटिटी निकालना है आंसर में। सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन है P0 दिया हुआ है 100, यानी इनिशियल प्राइस 100 है। न्यू प्राइस यानी P1 जो है 60 रुपीज़ है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ऑलरेडी दिया है, जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं 1.5। इनिशियल क्वांटिटी Q1 जो है हमारा 30 है, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने का फार्मूला आप लोगों को पता है, P1 माइनस P0 अपन P0, यानी 60 माइनस 100 अपन 100, यानी माइनस 0.40, यानी माइनस 40% हो जाएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ये चेंज का साइन है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को निकालने के लिए माइनस 1.5 जो एब्सोल्यूट दिया हुआ है वैल्यू डिमांड इलेक्ट्रिसिटी का,
और यहाँ पे जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी आया है तो इसको हम गुना कर देंगे तो हमारा जो आ जाएगा माइनस माइनस से प्लस में हो जाएगा, प्लस 0.60 हो जाएगा, यानी 60% जो हमारा हो जाएगा चेंज इन क्वांटिटी होगा, ये प्लस में होगा। तो न्यू क्वांटिटी Q1 निकालना है। Q1 निकालने के लिए Q0 इंटू 1 प्लस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, Q1 दिया हुआ है 30 प्लस 1 प्लस 0.60, ये परसेंट प्लस में है तो इसको 30 इंटू 1.6 जब गुना करेंगे, 30 यहाँ पे इंटू होगा, परसेंटेज हो गया मिस्टेक से, यहाँ पे इंटू होगा, 30 इंटू 1.6 इंटू इक्वल टू 48 यूनिट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैच करना है, सिंपल क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का ही। प्रोडक्शन फंक्शन, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और ये दिया हुआ है हमारे। तो प्रोडक्शन फंक्शंस का आंसर होगा, मैच होगा ये 4 से, ए का 4। अब यहाँ देखिए एलिमिनेशन मेथड हम इसको इजीली लगा के यहाँ से निकल सकते थे। ए का 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका सही आंसर 4 होगा, यहीं से पता चल गया। प्रोडक्शन फंक्शन क्यू से जो है यहाँ डिनोट करते हैं, एफ फंक्शन ए बी सी जितने फैक्टर्स हैं उसको यहाँ लिखा गया है। एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट बटा नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, एवरेज प्रोडक्ट्स का ये 3 हो जाएगा, बी का 3, सी का 2। मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट n माइनस टीपी n-1, ये मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, यानी एक प्रोडक्ट को बढ़ाने से आपका मार्जिनल कितना चेंज आ रहा है तो उसको हम देखते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं, एक एक्स्ट्रा। प्रोडक्शन फंक्शन को मैच कर दिया हमने, एवरेज को हमने मैच कर दिया, और मार्जिनल प्रोडक्ट का जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को मैच करेंगे हम के इंटू एल से। ये कॉफ डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन है। यहाँ पे के का जो है पावर दिया रहेगा अल्फ़ा, एल का पावर दिया रहेगा बीटा, यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई पावर है इसका 0, इस कांस्टेंट है, इसका मतलब नो चेंज। वेरिएबल जो है रिटर्न टू कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि जो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग का जो करेक्ट ऑर्डर में हमको सीक्वेंस ठीक करना है। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो इसको ऑर्डरिंग करना है। तो इसका सही ऑर्डर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटरमाइन नेट इन्वेस्टमेंट आउटले। पहले हम कैपिटल बस्टिंग में क्या करते हैं कि हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना है प्रोजेक्ट में, उसको हम पहले डिटरमाइन करते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट हमारा होगा। उसके बाद क्या करते हैं हम, एस्टिमेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट से नेट कैश फ्लो कितना आएगा उसको हम फोरकास्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। उसके बाद जो हमारा सीक्वेंस आता है वो आता है आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। अब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट हमारा जो होता है, आर क्या होगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये आएगा डी। उसके बाद सीक्वेंस हमारा आएगा सी, अप्लाई एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन टेक्निक्स। अभी करने के बाद में हम एप्रोप्रिएट इवैल्यूएशन टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे, यानी कैपिटल बस्टिंग के कौन से टेक्निक्स को हमको अप्लाई करना है, एनपीवी करना है, आईआरआर करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स करना है, पेबैक पीरियड अप्लाई करना है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई करना है, तो उसके बाद ये आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, BADC। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी हैज़ 10% 20 लाख डिवेंचर्स। एक कंपनी का 10% के रेट से 20 लाख का डिवेंचर्स है, 10% है इंटरेस्ट है। द EBIT ऑफ द कंपनी इज़ 5 लाख, EBIT दिया हुआ है ऑलरेडी कंपनी का 5 लाख, एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी KE है ये 16%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है KE से डिनोट करते हैं, जो 16% है क्वेश्चन में गिवन है। कैलकुलेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए आइए हम देखते हैं इसका कैलकुलेशन। गिवन है 10% डिवेंचर 20 लाख, देन इंटरेस्ट विल बी 10% ऑफ 20 लाख 2 लाख, EBIT 5 लाख ऑलरेडी गिवन है इन द क्वेश्चंस, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट KE 16% गिवन है। तो नेट इनकम हमारा क्या हो जाएगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBIT 5 लाख, इंटरेस्ट 2 लाख, तो नेट इनकम NI हो जाएगा हमारा 3 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का आप लोग समझते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में हम जब NI मेथड से पढ़े हैं तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हम क्या करते थे, NI को नेट इनकम को हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी से यानी इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड कर देते थे। तो 3 लाख को 0.16 यही से डिवाइड कर देंगे, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है, 16% को 0.16 लिखा गया है। तो हमारा टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जिसको हम एस से डिनोट करते हैं 18,75,000 रुपया निकल करके आ जाएगा।
अब क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म आप जानते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ फर्म का होता है जो कैपिटल स्ट्रक्चर मेथड से, तो होता है डिवेंचर्स और इक्विटी, टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड टोटल वैल्यू ऑफ डिवेंचर, यानी एस प्लस डी। वी का जो वैल्यू होता है एस, इक्विटी का कैपिटलाइजेशन वैल्यू, और डिवेंचर्स का टोटल वैल्यू। तो हमारा जो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कितना हो गया, 38,75,000, यानी 38,75,000 टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म हो गया। अब आप यह जानते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ फर्म जब निकल कर आ गया तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाएगा, जिसको हम KO से डिनोट करते हैं। KO का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म, जिसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। EBIT हमारा 5 लाख है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म जो निकल कर आया है 38,75,000, यानी 38,75,000 है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.1290, और इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 12.90 इसका आंसर निकल के आएगा, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, जो आंसर में दिया है ऑप्शन नंबर 3 में। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन से पार्ट हैं? प्रोडक्ट प्राइसिंग बिल्कुल, कंज्यूमर बिहेवियर बिल्कुल है, इंटरेस्ट रेट नहीं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इंटरेस्ट रेट माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, तो सी नहीं होगा, यानी सी 2 ऑप्शन नहीं होंगे। फैक्टर प्राइसिंग बिल्कुल है। फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या है? जैसे प्राइसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइसिंग ऑफ लैंड, लेबर जो हम यूज करते हैं प्रोडक्शन में, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो प्राइसिंग होगा इंटरनल माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा सी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा ए, बी और डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 ए, बी और डी, प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर और फैक्टर प्राइसिंग। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला करेक्टली शो रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू AR एंड मार्जिनल रेवेन्यू MR। AR और MR का रिलेशन क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कंसर्न में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, MR जो होता है AR इंटू E-1 डिवाइड बाई इलास्टिसिटी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। ABC लिमिटेड इशूड 2010% प्रेफरेंस शेयर्स, यानी 2010% प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है 100 रुपीज़ ईच एट 95 रुपीज़। 95 रुपीज़ क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है, जिसको हम नेट प्रोसीड यानी P0 से डिनोट करते हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी KP निकालना है। तो KP निकालने का फार्मूला क्या है? एनुअल डिविडेंड कितना है? 10% है। एक शेयर कितने का है? 100 का है, तो 100 का 10% कितना डिविडेंड होगा? 10% प्रेफरेंस शेयर्स है, तो 10 रुपये डिविडेंड होगा। डी, NP नेट प्रोसीड्स कितना है? 95 रुपीज़ है, जो ऑलरेडी हम बता रहे हैं कि NP को P0 से भी डिनोट करते हैं। फार्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का फार्मूला जो है KP D अपॉन NP इंटू 100। तो D का वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गया 10, और NP हमारा जो है 95 है नेट प्रोसीड्स, और हमारा जो 100 से इसको जब हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो परसेंटेज में रिजल्ट निकल करके आएगा 10.53, यानी 10.53 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। जो क्वेश्चन में गिवन है ऑप्शन नंबर 2 10.53 इसका करेक्ट आंसर होगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगला क्वेश्चन है, इसको मैच करना है, इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और इसके फॉर्म दिया गया है। टोटल यूटिलिटी को मैच कर देंगे, टोटल यूटिलिटी को मैच कर देंगे। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी को निकालेंगे, TUN माइनस TUN माइनस 1, यानी B का 2 ऑप्शन में 2 जगह है, A में है, 3 में है और 4 में है। ठीक है। C का जो ऑप्शन है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे C का 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। A का 1 टोटल यूटिलिटी को मिलाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी 1, मार्जिनल यूटिलिटी 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी nth प्रोडक्ट्स को जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। तो A को ऑप्शन 1 से मिलाएंगे, B को मार्जिनल यूटिलिटी को 2 से मिलाएंगे, TUN माइनस TUN माइनस 1, ये मार्जिनल यूटिलिटी का को बता रहा है, इसका 2 होगा B का। C का 4 एवरेज
फिक्स्ड कॉस्ट, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी सी का ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन 3 सही आ रहा है इसका। डी का मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। जब चेंज इन टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे चेंज इन क्वांटिटी से तो ये आपका मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, ए कंपनी होल्ड रॉ मटेरियल फॉर 60 डेज, इट गेट्स क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर फॉर 15 डेज, प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स 15 डेज, फिनिश्ड गुड्स आर हेल्ड फॉर 30 डेज एंड 30 डेज क्रेडिट इज गिवन टू डेटर्स। डेटर्स को जो क्रेडिट दे रहे हैं 30 डेज का दे रहे हैं, सप्लायर से हम जो क्रेडिट का टाइम ले रहे हैं, पैसा कितने दिन में दे सकते हैं सप्लाई का रॉ मटेरियल का, वो 15 दिन है। प्रोडक्शन प्रोसेस ले रहा है 15 दिन, रॉ मटेरियल का जो प्रोसेस ले रहा है 60 दिन ले रहा है, और फिनिश गुड्स हमारे पास कितने दिन रख रहा है? 30 दिन रख रहा है। तो इसको हम वर्किंग कैपिटल साइकिल कैलकुलेट कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल कैलकुलेट करना है तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। जो गिवन है क्वेश्चन में, रॉ मटेरियल 16 डेज ऑलरेडी गिवन है, क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स 15 दिन का गिवन है, WIP वर्क इन प्रोग्रेस 40 दिन गिवन है, फिनिश गुड्स होल्डिंग है 30 डेज, हम फिनिश गुड्स को रख रहे हैं गिवन है, रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स यानी डेटर्स से हमको जो रिसीवेबल्स होगा वो 30 डेज में होगा, ये गिवन है। तो सबसे पहले हम ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल निकालते हैं। इसका फार्मूला है रॉ मटेरियल साइकिल WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स। तो हमारा रॉ मटेरियल 60 है, WIP 15 दिन है, WIP 45 डेज है, फिनिश गुड्स को हम 15 दिन 30 दिन रख रहे हैं, और रिसीवेबल हमारा जो डेटर्स से है वो 30 डेज का है। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 165 डेज आएगा, जो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल आएगा। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल्स में से हम जो सप्लायर्स को क्रेडिट का टाइम दे रहे हैं 15 दिन, वो घटा देंगे, नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकल के आ जाएगा। तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल साइकिल का जो फार्मूला होता है ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल माइनस क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स। हम सप्लायर से कितना क्रेडिट ले रहे हैं कितने दिन का, उसको घटा देंगे तो हमारा 165 माइनस 15, हम 15 दिन सप्लायर से क्रेडिट लेने का टाइम ले रहे हैं, क्रेडिट अपना देने का, लायबिलिटी का। तो ये हमारा जो निकल कर आएगा वर्किंग कैपिटल साइकिल 150 डेज आएगा, जो क्वेश्चन में दिया है आपका ऑप्शन नंबर 1। इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ मार्केट वेयर फ्यू सेलर्स आर सेलिंग कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स टू मेनी बायर्स इज नोन एज मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन नहीं हुआ, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन देयर इज मेनी सेलर्स एंड मेनी बायर्स इन द मार्केट एंड इंफॉर्मेशन आर फ्रीली एंड रेडली अवेलेबल टू ऑल। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स तो परफेक्ट नहीं होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी नहीं होगा, मोनोपोली भी नहीं होगा। मोनोपोली मतलब देयर आर ओनली वन बायर्स इन द मार्केट। तो इसका सही आंसर होगा ओलिगोपोली। देयर आर वेरी फ्यू सेलर्स आर सेलिंग कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट टू बायर्स इज नॉन एज ओलिगोपोली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ओलिगोपोली। तो ये था आपका फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चंस जो जून 2025 में पूछे गए थे, और ये पूरे सॉल्यूशन के साथ मैंने अवेलेबल कराया है। इससे आपको पता चला है कि पैटर्न क्या है। रिपीटेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस बार बहुत सारे पूछे गए, फाइनेंस में इकोनॉमिक्स में भी। वो ईजी क्वेश्चंस थे, आप कर सकते हैं। थोड़ा उस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस पेपर्स का ही, कोई न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस पेपर्स को ही आप प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चंस आया है केवल उसी को प्रैक्टिस करें तो आपका काम मतलब बन सकता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग।